हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले का अध्याय में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग भारतीय प्रायद्वीप या फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके एक ओवरव्यू हमने भारतीय तटीय मैदानों के बारे में लिया था और दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियाँ और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। और इस अध्याय में अब हम लोग भारतीय तटीय मैदानों के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय तटीय मैदान जो हैं वो है भारत, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, 2 तटीय मैदान भारत के पूर्व में और पश्चिम में स्थित हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है। तो भारत के मैप में ये भारत का मैप है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉरी ठीक। तो ये अब भारत के तटीय भारत है। इसके पूर्व में यहाँ पे इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत के तटीय मैदान। तो भारतीय तटीय मैदान जो है वह भारतीय तटीय मैदानों के बारे में सबसे पहले हम कुछ इनका, तो भारतीय तटीय मैदान तो भारत के तटीय मैदानों को, जिसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत के तटीय मैदानों की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसमें इस तटीय मैदान में 6100 किलोमीटर की लंबाई हमारा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी काउंट किया गया है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और इसमें भारत के और इनको और भारतीय तटीय मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान हैं, उन दोनों को मिला करके और इसके जो द्वीप समूह हैं, इनको मिलाकर के कुल तटीय मैदान है 7516.6 किलोमीटर है। इसमें
भारत के 13 राज्य और प्लस यूनियन टेरिटरी यानी कि 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई, सबसे ज़्यादा तट की लंबाई वह है गुजरात राज्य की, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। यानी पहले नंबर पे जो तटरेखा में भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा तट की लंबाई है गुजरात राज्य की, उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य की है, ठीक है। और सबसे छोटा तट है किस राज्य का है? गोवा का है। सबसे छोटा किसका है? गोवा राज्य के है। गोवा राज्य के तट की जो लंबाई है वह सबसे छोटी है। तो सब यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि सबसे इन 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य के तट की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य का। और सबसे छोटा तट किस राज्य का है? तो गोवा। याद रखिएगा कि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा किस राज्य का है? गोवा राज्य का है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अब। तो जो हमारा तटीय मैदान है, भारतीय तटीय मैदानों को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भाग है पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान तो पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है। तो पश्चिम जो तटीय मैदान है उसको वह कहाँ से कहाँ तक है? जो पश्चिम तटीय मैदान है वह फैला हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान यह उत्तर में और दक्षिण में 2 हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर के 25 किलोमीटर। कितनी है? 10 से लेकर 25 किलोमीटर। अब इसको हम बताते हैं कि यह उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ यह ज़्यादा चौड़ा है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। और दक्षिण में अधिक चौड़ा है, और जैसे हम बीच में पढ़ेंगे, यानी कि बीच में यह क्या है? बीच में यह सकरा है, ठीक है। बीच में क्या है? यह सकरा है, यानी कि बीच में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उत्तर में और दक्षिण में इसकी चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। यानी यह जो पश्चिम तटीय मैदान है, यह क्या है कि इसकी कुल लंबाई, यानी गुजरात से लेके ये कहाँ तक फैला हुआ है? अब देखिए, उत्तर में कहाँ तक है? गुजरात। और दक्षिण में कहाँ तक है? केरल या कह दें केरल राज्य, या फिर ये कह सकते हैं कि हम कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी यानी कि जो तमिलनाडु राज्य में है, यानी कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है, ठीक है। गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। और इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर, चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है। उत्तर और दक्षिण में ये क्या है? अधिक चौड़ा है। बीच में यह क्या है? सकरा है, ठीक है।
जो पश्चिम तटीय मैदान है वह खनिज तेल की दृष्टि से धनी तट है। ठीक है, धनी तट क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी कि इस क्षेत्र में ये क्या है, इस क्षेत्र में खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के में प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारे हैं। इसमें प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तथा ज्वारीय बंदरगाह भी है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह भी है। बंदरगाह स्थित है। ठीक, तो अब हम आते हैं इसमें बंदरगाह को। सबसे पहले हम इसको बांट देते हैं। इसमें पहली बात, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह एक है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है। और बाकी हमारे पास जो बंदरगाह है पश्चिम तटीय में वो बम्बई है, यानी मुंबई कह सकते हो, एक मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, मंगलौर है। ठीक है, कोचीन है। कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, और उसके बाद न्हावा शिवा बंदरगाह है। न्हावा शिवा। ठीक है, और है JL नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, गोवा में मर्म गोवा है। इतने सारे बंदरगाह हैं। मुंबई है, मैंगलोर है, कोचीन, न्हावा शिवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मर्म गोवा, जिसमें से ये आर्टिफिशियल है, यानी ये बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, बाकी इसमें से जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। एक बंदरगाह जो कि ज्वारीय बंदरगाह है वह है कांडला बंदरगाह। ठीक है, वह कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, जो कि क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, तो ये हमारे जो पश्चिमी घाट के बारे में डिटेल था। पश्चिमी घाट को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि आते हैं हम पश्चिमी घाट का 3 भाग में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ ये गुजरात का तट है। ठीक है, तो गुजरात के तट के बारे में हम कहें, ये गुजरात का तट है। यहाँ तक ये गुजरात का तट। ठीक, और यहाँ से लेके ये है कोकण तट, और इसको कहा जाता है ये मालाबार तट। तो ये हमारा है गुजरात का तट। ठीक है, इसको कहेंगे गुजरात का तट। ठीक, और ये गुजरात का तट हो गया। ये है हमारा कोंकण तट। इसको क्या कहेंगे? कोंकण तट। एक सेकंड, यहाँ से बढ़ते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोंकण तट। इसका नाम है कोंकण तट। जो कोंकण तट है वो हमारा मुंबई से लेकर के गोवा तक है, यानी महाराष्ट्र राज्य की जो तटीय सीमा और गोवा राज्य की तटीय सीमा को मिला करके वहाँ क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। और गोवा राज्य के गोवा से लेकर के कर्नाटक और केरल तथा कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। इसको क्या कहेंगे? मालाबार
बार तट क्या कहते हैं? मालाबार तट। इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, मालाबार तट कहा जाता है। यानी कि हमारा गोवा, अब गोवा का जो तटीय मैदान है, गोवा के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि ये हमारा यहाँ से ये कच्छ का रण है, तो इसको कहा जाता है कच्छ का तट, कच्छ का तट। ठीक है, और इसको कहा जाता है काठियावाड़ा का तट। इसको क्या कहेंगे? काठियावाड़ा, काठियावाड़ा, काठियावाड़ा का तट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कच्छ का तट, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है काठियावाड़ा का तट। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र इसको क्या कहा जाता है? कोकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के तटीय मैदान है। और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? मालाबार का तट, जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तटीय मैदान। इन तटीय मैदानों में बहुत सारे लैंगून पाए जाते हैं, जो कि जैसे ही हम केरल राज्य में पहुँचते हैं, केरल राज्य में बहुत सारे केरल राज्य में बहुत सारे लैंगून पाए जाते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान, जो पश्चिम तटीय मैदान है, वह अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई कम है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा। जो पूर्वी तटीय मैदान है वह पश्चिम बंगाल से लेकर के और यह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे उत्तरी भाग है उत्कल का मैदान, उत्कल का तटीय मैदान, और उसके बाद है हमारा आंध्रा का मैदान, और तीसरा जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो ये हमारा है कोरोमंडल तट। इसको क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। यह क्या कहलाता है? आंध्रा का तट। ठीक है, आंध्रा तट, इसको आंध्रा तट कहा जाता है, और इसको कह देते हैं उत्कल तट। ठीक है, तो इनकी यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्कल तट जो हमारा फैला हुआ है, यह हमारा फैला हुआ है चिल्का झील, जो यहाँ पे उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। चिल्का झील के उत्तर की तरफ उत्कल का तट है। ठीक है, चिल्का झील से लेकर हमारा पुलिकट झील तक वो आंध्रा का तट है, और पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, तो पश्चिमी घाट की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं वह पूर्वी घाट की ओर यानी पूर्वी घाट की ओर बहती हैं, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो डेल्टा का निर्माण करती है महानदी, इस क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी, और इस क्षेत्र में यानी कोरोमंडल तट में कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। यह क्षेत्र जो कृष्णा नदी के डेल्टा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चावल की खेती होती है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का
अन्न भंडार कहा जाता है। इसको जो जो कृष्णा नदी क्षेत्र का, कृष्णा नदी डेल्टा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का भंडार कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारा महानदी क्षेत्र है, यानी इस महानदी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो बारिश होता है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ जो उत्कल का मैदान है, उत्कल का तटीय मैदान है, उस क्षेत्र में की जो मुख्य फसल है वो उसमें नारियल है, केला है। ठीक है। नारियल, केला आदि, जैसे नारियल, केला हो गया और तुम्हारा चावल हो गया, इसकी मुख्य खेती की जाती है इस उत्कल के मैदान में। ठीक है। और इसमें तो मैंने बताया ही कि आपको इस जो आंध्रा का तटीय मैदान है, आंध्रा के तटीय मैदानी क्षेत्रों में जो चावल की बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है। और जो कोरोमंडल का तट है, कोरोमंडल तट में जो गर्मियों के सीजन में यहाँ पे बारिश नहीं होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ शुष्क रहता है। यहाँ बारिश जो होता है वो सर्दियों में होता है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा बारिश होता है। तो इस क्षेत्र में भी वही जो नारियल है, केला है, ठीक है, और चावल की खेती यहाँ पे की जाती है कोरोमंडल के तट पर। ठीक है। तो अब इस क्षेत्र को मिला करके यह जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, यानी कोरोमंडल तट तो हमारा कोरोमंडल है, जो आंध्रा का तट और उत्कल का तट है, यानी आंध्रा का तट और उत्कल का तट जो है वह इन सबों को मिला करके हमारा, इस सब को मिला करके हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। इसको क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार तट। इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक जो तटीय क्षेत्र है, उसी उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक का जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का जो तटीय मैदान है उनको बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो यहाँ से कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहा जाते हैं। बीच में महाराष्ट्र का और गोवा तक के तट को कहा जाता है कोकण तट। इसमें जो कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हम विभाजित करते हैं तो कन्नड़ तट उसको कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक है। यानी कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक। तो इस पश्चिमी घाट में हमारा जो खनिज तेलों की अधिकता पाई जाती है, खनिज तेल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है और मिलते हैं, और खनिज तेल की दृष्टि से धनी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वो अन्न उत्पादन में, जैसे इसमें चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है, कोकोनट का उत्पादन, नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है और केले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। इस क्षेत्र के जो बंदरगाह है वह चेन्नई है, कोच्चिन चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है। और उसके बाद हमारा आंध्र का विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। 2 प्राकृतिक बंदरगाह है और तीसरा है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। तो कोलकाता है हमारा कोलकाता बंदरगाह है, और हमारा क्या है, एक चेन्नई है यानी मद्रास, और दूसरा हमारा क्या है विशाखापट्टनम के बंदरगाह हमारे स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद भारत के तटीय मैदान अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है। अगला जो होगा हमारा वह भारतीय द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय द्वीपों के बारे में एक छोटा सा लेक्चर होगा। तो नमस्कार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर पास करें, जिससे कि वीडियो बनाने में और उसके इम्प्रूवमेंट में
और आसानी होगी हमें। तो धन्यवाद दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर भी कर दें, ठीक है, जिससे कि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके बाय।